चलिए भैया हम आप लोगों को बता दें, आज की जो ये क्लास चल रही है, जो ये आज की क्लास चल रही है बेटा, वो हिस्ट्री की क्लास आज पढ़ा रहे हैं हम। हिस्ट्री क्लास इसलिए पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे आ गए हैं लेकिन पानी आज बरस रहा है, बारिश हो रही है, तो जो बच्चे आ नहीं पाए हैं तो उनके लिए ये ऑनलाइन क्लास पढ़ा करके आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो आ नहीं पाए हैं, जो गांव से आते हैं बच्चे, वो इस वीडियो को देख लेंगे तो उनका छूटेगा नहीं। इसलिए आज ये हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री तो अभी हम यूट्यूब पे पढ़ाते नहीं है, आगे चल के जो सब शुरुआत से हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। लेकिन आज की ये वीडियो इसलिए पढ़ाई जा रही है यूट्यूब पे कि आज ये महोबा में बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण जो गांव से बच्चे आते हैं वो आ नहीं पाए हैं, तो उनका छूट जा हो। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी का नुकसान हो, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, किसी भी एक स्टूडेंट का 1 मिनट नुकसान हो। तो इसलिए आज की ये हिस्ट्री की वीडियो है वो हम ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं आपको, मतलब और यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और आप लोग सभी लोग ये वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको बेटा मुगल काल पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? मुगल काल। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, हम आपको पढ़ा रहे थे मुगल काल। ये मुगल काल पढ़ा रहे थे। मुगल काल की हमने शुरुआत आपको बता दी थी। थोड़ा सा हम करेंगे रिवीजन, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम कर देंगे रिवीजन बेटा और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। 1 मिनट रुक जाना बस। अब देखिएगा ध्यान से, मुगल काल में हमने ये बताया था, जो बेटा शोर नहीं करो, जो मध्य एशिया का भाग है, जो मध्य एशिया का भाग है, मध्य एशिया में बेटा कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आते हैं। KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इस देश का नाम है कजाकिस्तान। इस देश का नाम है किर्गिस्तान। इसका नाम है तजाकिस्तान। इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान और इसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं हम। कल पढ़ाया था जो हमने, वो हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे और इसके बाद जस्ट बाद तुरंत आज की नई क्लास स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिए। कल की क्लास हमने मुगल काल स्टार्ट किया था, उसमें क्या पढ़ाया था वो देखिएगा। इसमें हमने बताया था कि मध्य एशिया में जब तैमूर का शासन था, किसका शासन था बेटा? तैमूर का शासन था। मध्य एशिया में जब तैमूर का शासन था तो क्या हुआ था? जब इसकी भैया तैमूर की मृत्यु होने के बाद मध्य एशिया भैया, जो तैमूर, जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया में ये 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वर्तमान में। लेकिन ये मध्य एशिया का जो भाग है, पहले जब यहाँ पे तैमूर का शासन था, लेकिन तैमूर की क्या हो गई थी? मृत्यु। जब तैमूर की बेटा मृत्यु हो गई थी तो ये जो मध्य एशिया का भाग है वो छोटे छोटे से काय में बढ़ गया था? छोटे छोटे से क्षेत्रों में बढ़ गया था, छोटे छोटे से वंशों में बढ़ गया था, छोटे छोटे से क्षेत्रों में बढ़ गया था। छोटे छोटे मध्य एशिया के छोटे छोटे क्या हो गए थे? टुकड़े हो गए थे। क्या हो गए थे? टुकड़े हो गए थे। इन्हीं में से एक टुकड़ा, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हुए थे, इन्हीं में से एक टुकड़ा बेटा क्या था? मुगल काल, मुगल वंश। इन्हीं में से एक टुकड़ा क्या था? मुगल वंश। हमने आपको बताया बेटा मध्य एशिया में तैमूर का शासन था। तैमूर की मृत्यु होने के बाद बेटा जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वो छोटे छोटे से टुकड़ों में बट गया था और वही में से एक टुकड़ा क्या कहलाया? मुगल वंश। अब बेटा हमने कल बताया था आप लोगों को, मुगल वंश के जो संस्थापक थे, मुगल वंश के संस्थापक का नाम क्या था? मुगल वंश के संस्थापक का नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक का नाम बाबर और बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद इसका भैया वास्तविक नाम था।
जहीरुद्दीन मोहम्मद। बेटा इनका संस्थापक, जो मुगल वंश के संस्थापक का नाम बाबर था, वास्तविक नाम इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इसके बाद बेटा हमने आपको बताया था कि ये बात तो इतनी बात तो हमने बता दी थी। इसके बाद जो बाबर था, बाबर के बारे में भैया आगे हमने स्टार्ट किया था। जो बाबर था, बाबर, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। कहाँ पे हुआ था? फरगना। और फरगना अभी वर्तमान में कहाँ है? फरगना है उज्बेकिस्तान में। जे भैया कल की क्लास का रिवीजन करवा रहे हैं हम। ये बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना कहाँ है वर्तमान में? उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। बाबर का जन्म बेटा इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। लेकिन बेटा उमर शेख मिर्जा किस वंश के थे? तैमूर वंश के थे। किस वंश के थे? तैमूर वंश के थे। बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खान। इनकी माता का नाम था कुतुब निगार खान। इनकी माता का नाम बेटा कुतुब निगार खान, जो बेटा किस वंशज की थी? मंगोल वंश की थी। मंगोल वंशज थी। और मंगोल वंशज की किसके समय की थी? चंगेज खान की वंशज थी। चंगेज खान की बेटा समय की थी। इनकी कौन? माता। आपको बेटा ध्यान से समझना, जो ये मंगोल वंश था ये चीन के क्षेत्र में था, और जो ये तैमूर वंश का था ये बेटा मध्य एशिया के क्षेत्र में था। आई बात समझ में? लेकिन एक समय पे ये पूरा एक हो गया था। ठीक है, तो पिता इनके तैमूर वंशज थे, माता इनकी चंगेज खान के मतलब मंगोल वंशज की थी। तो इनके खून को, इनके रक्त को बेटा क्या बोल देते हैं? मिश्रित। इनके रक्त को क्या बोल देते हैं? मिश्रित रक्त। क्या बोल देते हैं? मिश्रित रक्त। काय से बेटा? तैमूर वंशज और चंगेज वंशज। तैमूर वंश के इनके पिता थे और इनकी माता कहाँ की थी? कहाँ की? मंगोल। इसलिए इनके बेटा रक्त को क्या बोलते हैं? मिश्रित रक्त। क्या बोलते हैं? मिश्रित रक्त। क्या बोल देते हैं? मिश्रित रक्त। अब बेटा इसकी बात ध्यान रखना, इनकी दादी थी एक। इनकी कौन थी? हमने कल बताया था आपको, एक दादी थी। दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग। इनकी एक दादी थी जिसका नाम था एहसान दौलत बेग। इनकी एक दादी थी जिसका नाम था एहसान दौलत बेग। बेटा 11 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की आयु में इनको बेटा कहाँ का राजा बना दिया गया था? फरगना। एहसान दौलत बेग जो इनकी दादी थी, इनके कहने पर, इनके सहयोग से, इनके कहने पर बेटा 11 वर्ष की आयु में ही बाबर को फरगना का क्या बना दिया गया था? फरगना का शासक बना दिया गया था। इनकी दादी के कहने पर। इनकी दादी बेटा कौन? मतलब इनके पिता की मम्मी। इनकी पिता की मम्मी बेटा कौन? एहसान दौलत बेग। जब बाबर की उम्र 11 वर्ष थी तब इसको कहाँ का राजा बना दिया गया था? फरगना का शासक बना दिया गया था। और बेटा इसके बाद बेटा इसने, बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, जिसका कौन सी उपाधि? मिर्जा की उपाधि। बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी बेटा? मिर्जा की उपाधि। कौन सी? मिर्जा की। इसके बाद बेटा हमने थोड़ा सा और बताया था आपको, कल थोड़ा सा और बताया था, वो और थोड़ा सा समझ लो। क्या बताया था? कि बेटा 1501 में सबसे पहले बेटा बाबर ने कहां पे आक्रमण किया था? समरकंद कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। समरकंद में बेटा 1501 में बाबर ने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। लेकिन समरकंद में बाबर कितने महीने तक? 8 महीने तक ही शासन कर पाया था। 8 महीने तक ही शासन कर पाया था। इसके बाद बाबर ने कहां पे? काबुल में और गजनी, इनको और जीत लिया था। काबुल को जीत लिया था और किसको जीत लिया था? गजनी को।
1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में बेटा, 1501 ईस्वी में किसने, बाबर ने समरकंद को जीत लिया था। और किसको जीत लिया था? काबुल को जीत लिया था और गजनी को जीत लिया था। काबुल को भी जीत लिया था और किसको जीत लिया था? गजनी को भी जीत लिया था। तो ध्यान से समझिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा। तो जो बाबर था, बाबर ने जब यहाँ पे समरकंद को जब बाबर ने जीता था, समरकंद को जब बाबर ने जीता था तो बेटा यहाँ पे 8 महीने ही तक शासक बन पाया था। इसके बाद जैसे ही ये काबुल को जीतने के लिए काबुल गया, मतलब अफगानिस्तान में काबुल गया, वहां समरकंद में क्या हो गया? विद्रोह। और जैसे ही विद्रोह को दबाने के लिए बेटा समरकंद वापस गया तो काबुल में क्या हो गया? विद्रोह। और जैसे ही काबुल में विद्रोह हुआ, इन दोनों में विद्रोह हुआ, तो गजनी वालों ने भी क्या कर दिया? विद्रोह। अब बाबर के हाथों से समरकंद भी गया, काबुल भी गया और गजनी भी गया। ये तीनों क्षेत्र बेटा कहाँ चले गए? इसके हाथों से चले गए। अर्थात बेटा यहाँ पे ये क्या नहीं कर पाया बेटा? ये यहाँ पे शासन नहीं कर पाया। अब बाबर का कहीं जगह भी नहीं बची थी, कहीं भी भैया जगह नहीं बची थी बाबर के रहने, क्योंकि इसको समरकंद से भी ये हार गया था, भगा दिया था, काबुल से भी भगा दिया था, और कहां से भगा दिया था? गजनी से भी भगा दिया था। ये तीनों भैया क्षेत्र क्या हो गए थे? आजाद हो गए थे। इसके बाद बाबर ने काय की उपाधि त्याग दी थी? मिर्जा की उपाधि त्याग कर काय की ले ली थी? बादशाह की उपाधि ले ली थी। कब ले ली थी? 1507 में। ये तो भैया क्लास हो गई तुम्हारी कल की। ये क्लास पूरी भैया हमने आपको पढ़ाया था क्या? कल का। ये आप लोगों को समझ में आया? ये भैया हो गई कल की क्लास। आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से देखते हैं कैसा क्या है। आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो जो लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं बेटा, तो ये हिस्ट्री की क्लास जो पढ़ा रहे हैं, हम जो हिस्ट्री क्लास पढ़ा रहे हैं, ये आज हम हिस्ट्री YouTube पे नहीं पढ़ाते। YouTube पर हम जब हिस्ट्री नया बैच पढ़ाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से, शाम को 2 बजे वाले बैच में हम हिस्ट्री शुरुआत से पढ़ाएंगे, तो उसमें पूरी हिस्ट्री शुरुआत से डालेंगे। इसलिए लेकिन आज हमारे बच्चे ऑफलाइन वाले आ नहीं पाए हैं क्लास पढ़ने के लिए, इसलिए हम YouTube पर आज ये वीडियो बना के डाल रहे हैं कि वो लोग, उनका डिस्टर्बमेंट ना हो। क्योंकि एक दिन की क्लास छूट जाने पर कई दिन तक कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों का। क्योंकि हम भी उस तरीके से गुजर चुके हैं, उस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि बेटा वो ऐसा ना करना कि डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए ये क्लास हम YouTube पे डाले दे रहे हैं आज बना के। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अब आज की दिन की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को तो समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। अब अपन लोग आज की क्लास, नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग, समझिएगा। बाबर ने भारत पर अब आक्रमण होगा, भारत का, वो बाबर का कहां पे आक्रमण होगा? भारत पर। लेकिन बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था बेटा पानीपत के युद्ध में। कहां पे? पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध, पानीपत का युद्ध कोई बता सकता है कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1500। ध्यान से समझना। अभी तक तो बाबर ने बेटा समरकंद को जीता था, अफगानिस्तान के काबुल को जीता था, अफगानिस्तान के गजनी को जीता था और हार भी गया था। कहीं भी बाबर के रहने की जगह नहीं थी। लेकिन अब बाबर ने, अब ध्यान से समझिए, बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने को सोचा था। लेकिन इसके पहले, अब ध्यान से समझना, पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले बाबर जो है बेटा 4 बार युद्ध आक्रमण कर चुका था भारत में। ये क्वेश्चन याद रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बनता है कि लोग कह देते हैं कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार आक्रमण किया था। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने आक्रमण नहीं किया था। पानीपत बेटा एक जगह को नाम है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में।
हरियाणा में युद्ध हुआ था बाबर का, पानीपत का युद्ध। पानीपत एक जगह का नाम है, तो पानीपत का युद्ध, जैसे कह दे महोबा का युद्ध, तो महोबा का युद्ध मतलब महोबा में हुआ था। तो वो ऐसे ही भैया ये कहा है पानीपत का युद्ध। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ध्यान से समझिएगा, पानीपत के युद्ध के पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। 4 बार आक्रमण किया था। ध्यान से समझिए इस लाइन को, इस लाइन को बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लेना। कोई कह देता है कि बाबर का भारत पर आक्रमण कौन सा वाला है? पानीपत का प्रथम युद्ध, यही मेरा भारत पर आक्रमण। नहीं, ये बात गलत है। पहले बेटा बाबर 4 बार आक्रमण कर चुका था। कहां पे? भारत पर। सबसे पहला आक्रमण 1519 में, पहला आक्रमण बाबर का कौन सा था? 1519 में पहला आक्रमण था, ना कि 1500। पहला आक्रमण बाबर का बेटा 1519 में था, बाबर का पहला आक्रमण, ना कि 1526। तुमसे पूछ देते हैं भारत में पहला आक्रमण बाबर का क्या कौन सा था, तो बता देते हैं कौन सा वाला बेटा? 1526। लेकिन 1526 में नहीं है। पहले बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले बाबर 4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था, और पहला आक्रमण 1519, और 1519 जो है वो बाबर का बाजौर आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? बाजौर आक्रमण। कौन सा आक्रमण? बाजौर आक्रमण। और बाजौर बेटा कहां पड़ता है? ध्यान समझना, बाजौर कहां पड़ता है? बाजौर पड़ता था, बाजौर कहां पड़ता है? बाजौर पड़ता था बेटा कहां पे? किनके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पे पड़ता है। कौन? बाजौर। बाजौर जो पड़ता है वो बेटा कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे। ये पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान, है ना? तो ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बाजौर जगह है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा। पहले कैसे पाकिस्तान भैया काय में शामिल था? भारत में शामिल था कि नहीं था? पाकिस्तान जब भारत में शामिल था तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। जब भारत, जैसे ये भारत है, ये भारत है, ये है भारत, ये है पाकिस्तान, और ये क्या है? अफगानिस्तान। तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र भारत का था, ठीक है? तो ये यहाँ पे भैया कौन था? बाजौर। तो बाजौर में सबसे 1519 में बाजौर पर आक्रमण किया था। किसने बेटा? बाबर ने। और बाजौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और इसने यहाँ से इसने बाबर ने बेटा भेड़ा का किला जीत लिया था। कौन सा किला जीत लिया था? भेड़ा का किला जीत लिया था। क्या जीत लिया था? भेड़ा का किला जीत लिया था। ध्यान से समझना, पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले भैया बाबर कितने बार आक्रमण कर चुका था? 4 बार। और इसने कहा जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 आक्रमण नहीं पढ़ाएंगे हम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बता रहे हैं। तो इसने भैया 1519 में कहां पे आक्रमण किया था? 1519 में बेटा इसने बाजौर पर आक्रमण किया था। और बाजौर में बेटा किसको जीत लिया था? भेड़ा का किला में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? पानीपत के बेटा प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले बाबर ने कितने आक्रमण किए थे? 4 आक्रमण किए थे, जिसमें से 1519 में बाजौर आक्रमण था, जिसमें भैया इसने क्या जीत लिया था? भेड़ा का किला जीत लिया था। अब भैया इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। अब आइए देखिए ध्यान से, आखिरकार बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया और कैसे किया? बाबर के पास छोटी सी भैया सेना थी और कहीं रहने की जगह नहीं थी। लेकिन बाबर ने आखिरकार भारत पर आक्रमण किया तो क्यों किया? अब ये बात समझते हैं अपन लोग ये बात समझते हैं बेटा कि बाबर ने आक्रमण किया तो क्यों किया? ना करता भारत में है, अब वैसे भी रहने की जगह नहीं थी। उसने सोचा कि जब रहने की मरता क्या ना करता, वैसे ही मर रहे, तो भारत पे आक्रमण किया। तो ये बात ऐसी नहीं है। अब ध्यान से समझिए कि क्या बात है। जैसे मान लिया जाए बेटा, जैसे ये भारत है अपना, ये है भारत,
ये क्या है बेटा, ये है भारत। और भारत में यहाँ पे क्या है, दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था। किसका समय चल रहा था बेटा, दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत में बेटा लोधी वंश का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था, लोधी वंश का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था, लोधी वंश का, लोधी वंश का शासन चल रहा था। उस समय की बात है जब दिल्ली में, ये दिल्ली है बेटा, दिल्ली में किस वंश का शासन चल रहा था, लोधी वंश का शासन चल रहा था। और लोधी वंश में बेटा एक राज शासक थी जिसका इब्राहिम लोधी। बेटा लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी शासक था। दिल्ली में बेटा इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। और बेटा वो दिल्ली में लोधी वंश का शासन चल रहा था। राजा कौन था, इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी। और बेटा यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये राजस्थान के क्षेत्र में, ये राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान के क्षेत्र में बेटा, राजस्थान के क्षेत्र में राजा था एक राणा सांगा। कौन था, राणा सांगा। राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा राजा था, राणा सांगा। राजस्थान के क्षेत्र में कौन था, राणा सांगा। और यहाँ पे बेटा पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका पंजाब का क्षेत्र। यहाँ पे क्या पड़ता है, पंजाब का क्षेत्र। यहाँ पे पंजाब के क्षेत्र में बेटा यहाँ का इस लोधी वंश, जैसे ये लोधी वंश है ना, दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर पूरा इसका, ये जो दिल्ली में लोधी वंश है इसका शासन चलता था यहाँ पे। जैसे मान लो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री कहाँ बैठे हैं, दिल्ली में। लेकिन जो यूपी में भी तो उनका कब्जा है, यूपी में जो शासन कर रहे हैं। तो ऐसे ही बेटा ये लोधी वंश जो प्रधानमंत्री मान लो इब्राहिम लोधी को, और योगी आदित्यनाथ जो उसके मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पे बेटा राज्यपालों की नियुक्ति करता था। क्योंकि राजा बैठता था दिल्ली में, लेकिन अपने जो एक राज्यपालों को नियुक्ति किए रहता था। तो यहाँ पे एक राज्यपाल बनाया था जिसका नाम था बेटा दौलत खान। क्या नाम था, दौलत खान लोधी। यहाँ पे भैया एक दौलत खान को बनाया था, दौलत खान। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पे ये पंजाब के क्षेत्र में देखो, दिल्ली के क्षेत्र में भैया किस वंश का शासन था, लोधी वंश का शासन था। यहाँ पे बेटा लोधी वंश का शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। राजस्थान के क्षेत्र में कौन शासक था, राणा सांगा। और बेटा यहाँ पे पंजाब में कौन था, दौलत खान। पंजाब में कौन था, दौलत खान। लेकिन ये राजा नहीं था दौलत खान पंजाब का, सिर्फ यहाँ का सूबेदार कह दो। सूबेदार का मतलब जानते हो क्या होता है, राज्य को राज्यपाल कहते हैं। जैसे अब वर्तमान में राज्यपाल नहीं होते, मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल होते हैं, अर्थात हेड होता है अपने देश का बेटा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति से औपचारिक है, वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री हर राज्य को संभालने के लिए भैया क्या नियुक्ति कर देता है, राज्यपाल की, या भैया मुख्यमंत्री की या राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है। तो राज्यपाल मतलब प्रधानमंत्री मान लो इब्राहिम लोधी। लेकिन यहाँ पे भैया इसका लोधी वंश का ही शासन कहाँ था, पंजाब में था। तो पंजाब में किसको भैया नियुक्त किए था, सूबेदार को नियुक्त किए। एक सूबेदार बनाया था किसको, दौलत खान को। और यहीं पे लोधी वंश का जो इब्राहिम लोधी था अपने चाचा को भी यहीं पे भैया रखे था, चाचा की भी भैया नियुक्ति यहीं पे किए था। और चाचा का नाम क्या था, आलम खान लोधी। चाचा का नाम क्या था, आलम खान लोधी। ये भैया किसका चाचा था, इब्राहिम लोधी का। जो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत में भैया लोधी वंश का सब शासक था। ये शासक था, ये दोनों भैया ये थे यहाँ के। ये चाचा था, ये चाचा था, ये इसका भतीजा था। और ये सूबेदार था दौलत खान। ये क्या था, सूबेदार था। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे राजस्थान में कौन सा राजा था, राणा सांगा। और दिल्ली में बेटा इब्राहिम लोधी। और पंजाब में दौलत खान। और भैया कौन, इसका चाचा कौन था, आलम खान लोधी। आलम खान लोधी। और बेटा देख लियो, यहाँ पे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक भैया शासक था जिसका नाम था मेदिनी राव। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कौन सा शासक था बेटा, मेदिनी राय।
कौन था? मेदिनी राय। ध्यान से समझिए एक बार इसको समझ लीजिए बेटा। जो लोधी वंश था, लोधी वंश का शासक कौन था दिल्ली में? ये दिल्ली है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है और ये क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेदिनी राय का शासन था, राजस्थान में राणा सांगा का शासन था, लेकिन ये अलग अलग थे। ये दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं थे, ये दोनों दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं थे, लेकिन ये पंजाब का क्षेत्र काय में शामिल था? दिल्ली के क्षेत्र में शामिल था। तो पंजाब में ये जो इब्राहिम लोधी था, किसको सूबेदार बनाया था? दौलत खान को, और यहीं पे अपने चाचा को भैया रखे था। कौन? आलम खान लोधी। अब बेटा ध्यान से समझ लो, राजा तो इब्राहिम लोधी था, लेकिन राणा सांगा जो था, राणा सांगा और ये आलम खान लोधी और दौलत खान और मेदिनी राय, बेटा ये इब्राहिम लोधी से बड़े जलते थे। क्या करते थे? जलते थे। एक बात आप लोगों के भैया बताई गई है, एक बात अपन के बेटा, बाहर वालों से सतर्क नहीं रहना। अपन को बाहर वालों से बिल्कुल सतर्क नहीं रहना है। अपन को तो बेटा जो हमारे घर में है, अर्थात बेटा यदि सड़क पे चले जा रहे हैं तो भैया बाहर जो पत्थर डले हैं वो आपको भैया चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन छोटा सा यदि कंकड़ आपके जूते में आ जाएगा तो वो आपको भैया क्या कर दे? घाव बना देगा। और सड़क पर बड़े बड़े जो पत्थर डरे हैं वो तुम्हारे बिल्कुल प्रभाव न डालें तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम्हारे जूता के अंदर एक छोटा सा कंकड़ आ जाएगा तो वो तुम्हारे पैर में क्या बना देगा? घाव। तो ये ऐसे ही बेटा सतर्कता बाहर वालन से नहीं बरतने। बाहर वाले तो कुछ अपना जानते ही नहीं है, लेकिन अपन का सतर्कता किससे बरतनी है? घर वालों से, जो अपने घर के हैं ना बेटा, उससे सतर्क रहना है। क्योंकि जब तक बेटा आज तक का अपना इतिहास गवाह है, जब तक घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया है बाहर वालों का, तब तक बेटा उसका कोई बिगाड़ नहीं पाया है। जैसे बेटा राम रावण, बीच में कौन? विभीषण। यदि विभीषण ना बताता राम को जो समय पे, तो रावण को कोई मारने वाला था ही नहीं। भगवान नहीं बिगाड़ पाए बाहर के रावण का, तो बेटा वो तो बाहर के तुम्हारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन कब? जब तक तुम्हारे घर बोलते नहीं है, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसा ही होता है बेटा। तो अपन को बाहर वालों से सतर्क नहीं रहना है। यदि कोई आपसे बेटा मीठी मीठी बातें कर रहा है, यदि लड़का से मीठी बातें करता है ना, तो लड़का सतर्क हो जाता है। लड़का बहुत कलाकार होता है। यदि कोई लड़का लड़के से आकर के सीधी अच्छी मीठी बातें करे ना, तो लड़का सोच समझ जाता है। लड़का के दिमाग में तुरंत बात टकरा जाती है कि कुछ ना कुछ तो इसका काम है हमसे। क्योंकि लड़का की तारीफ कोई नहीं करता, लड़के से प्रेम से कोई नहीं बोलता। जब ही बोलता है जब सामने वाले को कोई बेटा क्या करे, काम हो, तब ही। और लड़का कलाकार, लड़का समझ जाता है कि आज इसका कुछ काम है। और लड़की खचरी होती है। लड़की से कोई प्रेम से बोल दो कि आज तुम तो बेटा ऐसे लग रहे हो जैसे ऊर की परी हो, सही बताओ। और लड़की तो तुरंत ही भैया कहे आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो, तो लड़की बेकार होती, लड़की बहका दी। लड़का चाहे जितनो भैया अपने आप के गंगा ले ले, हाथ में गंगा लेके कहा है कि हम अच्छे इंसान हैं, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करेंगे, तो बेटा तोरी बात मानना। ऐसे लड़का एक ऐसा होता है कि कभी भी चाची की कसम खबा लो तुरंत खा जाए। भगवान भी कहता है कि जब भगवान की 100 बार टोर चुको है तो जा बेटा ऐसी खात रहे कसम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखिए बेटा, तो ऐसा ये इब्राहिम लोधी का समय था। किसका था? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो था, ये मेदिनी राय भी इब्राहिम लोधी से जलता था, राणा सांगा भी इब्राहिम लोधी से जलता था, आलम खान लोधी भी इब्राहिम लोधी से जलता था, और बेटा दौलत खान भी किससे जलता था? इब्राहिम लोधी से। ध्यान समझना, इससे ये जलते थे, ये सभी लोग जलते थे इससे। किससे? इब्राहिम लोधी से। ये इतने जलते थे कि भैया इनको देखना नहीं, इसको भगाना चाहते थे। अब बेटा दौलत खान लोधी ने प्लान बनाया, नहीं आलम खान लोधी ने प्लान बनाया, इसके सगे चाचा ने भैया प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कुछ, इसको भगाने के लिए, दिल्ली से भगाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि इसको मारना है, जैसे मरवाएं इसको मारना है।
इब्राहिम लोधी को। चाचा भैया आलम खान लोधी था, इसने प्लान बनाया कुछ ऐसा किया जाए, क्या किया जाए। सोचते सोचते बेटा ये गया, हाँ इसके दिमाग में एक बात टकरा गई कि एक भैया यहाँ का मध्य एशिया का एक राजा है, कौन? बाबर। उसको कई जगह नहीं झुग्गी डाल करके बेटा रह रहा है, बरसात में झुग्गी डाल कर, कहीं जगह ही नहीं है, सेना भी रह रही है और वो भी रह रहा है। उसका यूज करो, उसका यूज करो, दिमाग अपना देखो, जिसके पास जितना दिमाग होता है उतना ही लगाता है। इसने दिमाग लगाया, यूज करो। क्या यूज करो? ऐसे यूज करो बेटा जैसे यूज करते हैं ना, जिसके पास जितना दिमाग होता है। जैसी लड़की जाती है घर में बेटा, जैसे अब रक्षाबंधन होगा, जैसी घर में जाएगी, जितनी चैटिंग, जितनी फोटो, जैसी बस में बैठे सब डिलीट कर जाए, जितनी फोटो, जितनी चैटिंग, जितनी कॉल, सब इतनी बस में बैठे और डिलीट कर जाए। और जैसी घरे पहुंचे नंबर ट्रांसफर कर दे। नंबर लिख ले बेटा, नंदिनी फ्रेंड, सेव कर है, नंदिनी फ्रेंड। और नंदिनी न हो बेटा नंदना है। हाँ तो तू आज घर बाहर जाने कहूँ घूमत रहे और आज नंदिनी फ्रेंड। और कई लड़कियां तो मयंक सर सुपर 30 लड़का कर सेब, मयंक सर सुपर 30। जैसे ही आओ तो मम्मी उठा ले फोन, मम्मी के सर को फोन आओ, ए बिन्नू तुम्हारे सर को फोन आओ लिया। अभी नहीं, अभी मम्मी है। हाँ सर आए, यो नहीं है कि सरा है। हाँ। तो बेटा ध्यान समझियो कि जो एते पे इनने जब प्लान बनाओ, जिसके पास जितना दिमाग होता उतना ही प्लान बनाते हैं। तो भैया आलम खान लोधी ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, बाबर का यूज करते हैं। और बाबर को भैया बुलाते हैं और बाबर का कहेंगे कि तुम आओ, तुम इसको इब्राहिम लोधी को मार दो और यहाँ का जितना सोना चांदी है सब लूट करके ले जाओ। वो आ भी जाएगा। इसने यही वाला प्लान किसको बताया? दौलत खान को बताया। और यही वाला प्लान किसको बताया? राणा सांगा को भी बताया। तीनों लोगों को प्लान बताया। किनको बताया बेटा ये प्लान? इब्राहिम लोधी को बेटा मरवाने के लिए आलम खान ने प्लान बनाया। दौलत खान, राणा सांगा, तीनों लोगों ने मिलकर के एक पत्र लिखा, भेज रहे हैं निमंत्रण, बाबर तुम्हें बुलाने को, भूल ना जाना आने को। तो बाबर को बेटा एक पत्र लिखा कि उसमें लिखा कि बाबर हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम आओ भारत में आओ और हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और तुम किसको उचका दो? इब्राहिम लोधी को मार दो, हम तुम्हारा क्या करेंगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना है, बहुत ज्यादा चांदी है और लूट लो, मौका है। बता ये चाचा हैं इनके, ये तुम्हारे आस पड़ोस वाले हैं, ये बता ये प्रधानमंत्री हैं, ये राज्यपाल हैं। लिख दिया। और बाबर तो मौका ढूंढे, तो वैसे झुग्गी डाल के बैठो, तो वो तो मौका चाहता तो कि थोड़ी सी तो मुझे कहूँ से मौका मिल जाए, थोड़ी सी तो जगह मिले, मुझे कहूँ तो जाए के मिले, थोड़ी सी जगह, हल्की सी तो मुझे जगह मिल जाए, भारत में घुसेंगे तो मिले, कहूँ तो मुझे बुलावे। ऐसे ही कहते भैया रास्ता में चले जा रहे भैया, आज हम जन्मदिन है, आज आ जाइयो, चाहे कार्ड होए चाहे ना होए, सिर्फ सब्जी लेना कहो तो ऐसे कह दो। तो वही ऊपर से बोलो कहा भैया बहुत सब्जी लेने जाते हो भैया, घर तनक बिटिया को जन्मदिन है तो मना रही है, आज ही हो तो मंग खाओ। पता पड़ो कि जैसे ही उन्होंने कहो 15 मिनट के बाद पहुंच गए, तैयार हो गए, भैया आ गए ले आओ, तो कहते तो बनू तक नहीं है, तो बगैर बुलाए कह देते भैया चले जाते फॉर्मेलिटी में। ऐसे ही बेटा यो तो चाहता तो कौन? बाबर बिल्कुल चाहता तो कोई तो मुझे बुलावे। और बाबर को मिल गया भारत में घुसने का क्या मौका। और जैसे ही बाबर को घुसने का मौका मिला तो भैया इतने आलम खान लोधी, दौलत खान ने कहा इस पहले नहीं तो ऐसे तो भारत में घुस ही नहीं सकते, इन्हीं से पहले आक्रमण करना पड़ता। और जब वही बगल बेटा को है ही नहीं है और नहीं कह दो कि आ जाओ घुसे आओ, ऐसे से पंजाब से घुसा दो बाबर के, बाबर की से इतनी चुपके से घुसा दो बेटा कि पता तक ना पड़ो इब्राहिम लोधी के। वो तो भैया पता तो कि हमने तो दौलत खान के नियुक्त करो है, वो समझिए यदि कौन हुआ तो हमें खबर भेजे, इन्हें आराम से रात में घुसा लो के बाबर के और बाबर की सेना के। जब बाबर की सेना इधर पंजाब के बाद हरियाणा में आ गई, कहाँ आ गई?
पंजाब की से बेटे की बाबर की सेना बेटा हर पंजाब का नाक के बिल्कुल कहाँ आ गई, हरियाणा में आ गई। तब बेटा के क्या पता पड़ू इब्राहिम लोधी के, ये इब्राहिम लोधी को पता पड़ा कि ये हमारे अंदर हमारे पास यहाँ से हमारे साथ तो बेटा खेला हो गया, खेला हो गया भैया। ये इन्होंने बेटा किसको बुला लिया, बाबर को बुला लिया। अब तो बहुत गड़बड़ हो गया बेटा, बहुत गड़बड़ हो गया। और 1526 में 1526 में पानीपत एक जगह पानीपत हरियाणा में जब आ गए थे तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत में 3 लड़ाई हुई है बेटा, पानीपत की कितनी लड़ाई हुई, 3। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526। किसके किसके बीच हुई थी बेटा, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ाई हुई थी बेटा। कब हुई थी, 1526 में बेटा बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी। कब है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और बाबर की सहायता किसने किसने की थी, दौलत खान, आलम खान लोधी और राणा सांगा। दौलत खान, आलम खान लोधी और किसने बेटा, राणा सांगा ने। किसने किसने भैया इसकी हेल्प की थी, बोलो, दौलत खान, आलम खान और राणा सांगा। दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी और इसके बेटा चाचा कौन, इब्राहिम लोधी का चाचा कौन, आलम खान लोधी और राणा सांगा। 3 लोगों ने इसकी हेल्प की थी। कहाँ पे भैया, किस पर आक्रमण कराने के लिए, इब्राहिम लोधी पर। अब बाबर आया, इब्राहिम लोधी बेटा दिल्ली सल्तनत का राजा था, इसके पास बहुत अच्छी सेना थी दिल्ली सल्तनत पे। तो अब युद्ध हुआ। युद्ध किस प्रकार से हुआ बेटा, युद्ध किस प्रकार से हुआ, तो युद्ध बेटा कई बाबर खिली खिलाई चिड़िया थी। बाबर ने इतने युद्ध लड़े थे पहले से, कितने बताओ, अचानक कितनी बार हार के आया था, कई बार युद्ध करके आया था। बाबर के पास बहुत सही नीतियां थी युद्ध करने की। और इनके पास इब्राहिम लोधी के पास कुछ नहीं था, वही सेना थी। सीधे आया और सीधी सीधी लगा दी, ऐसी सेना लगा दी, सीधी सीधी इब्राहिम लोधी ने सेना लगा दी। और इब्राहिम लोधी के पास बेटा तोप भी नहीं थी, गोला नहीं था। और ये बाबर भारत पर पहली बार बेटा ये तोपों का और बेटा गोलों का आक्रमण किया था बाबर ने इस युद्ध में। आई बात, तोपों और गोलों का आक्रमण तो यही बाजौर आक्रमण में यही कर दिया था, बाजौर आक्रमण में ही तोपों का गोलों का आक्रमण कर दिया था। लेकिन जो यहाँ पे आक्रमण किया था, खतरनाक तोपों के द्वारा आक्रमण किया गया था। किसने किया था, बाबर ने। किसने किया था बेटा, बाबर ने। अब बाबर ने इस युद्ध में बेटा उज़्बेकों की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी, कौन सी नीति अपनाई थी बेटा, उज़्बेकों की नीति। कौन सी नीति, उज़्बेकों की नीति। उज़्बेकों मतलब उज़्बेकिस्तान के लोगों की, उज़्बेकिस्तान के लोग, उज़्बेकिस्तान का था ना, तो उज़्बेकों की नीति अपनाई थी। अर्थात बेटा उज़्बेकों की नीति का मतलब क्या, उज़्बेकों की नीति का मतलब ये बेटा, इन्होंने जो सेना थी बेटा, तो ये इसने चंद्राकार की लगाई थी। कौन सी, कैसी आकार में लगाई थी इसने सेना बेटा, चंद्रा। कैसी नीति से, तुगलमा नीति से। कौन सी नीति पद्धति से, तुगलमा पद्धति से बेटा। कौन सी, क्या लगाई थी इसने, सेना लगाई थी। कैसे आकार में, चंद्राकार में। जो इब्राहिम लोधी ने सेना लगाई थी तो बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे खड़े करते थे, जैसे ये कुर्सी डरी है ऐसे। लेकिन बाबर ने जो सेना लगाई थी वो बेटा कौन सी नीति से, उज़्बेकों की नीति से युद्ध लड़ा था। और कौन सी पद्धति से भैया, इसने युद्ध कौन सी नीति से लड़ा था, उज़्बेकों की नीति से। और बेटा इसने कौन सी पद्धति में सेना अपनी लगाई थी, तुगलमा। और तुगलमा पद्धति का है बेटा, चंद्राकार। अर्थात बेटा कुर्सियों को जैसे लगा दें, ऐसे लगाएं, ऐसे। और इसके पीछे, सेना के पीछे बाबर ने बेटा एक लगाया था, तोपों को सजाया था। क्या सजाया था, तोपों को, उस्मानी पद्धति से। कौन सी, उस्मानी मतलब रूमी पद्धति, उस्मानी मतलब रूमी पद्धति। यहाँ पे बेटा तोप ही तोप लगाए थे, यहाँ पे क्या लगाया था, तोप लगाया था।
यहाँ पे क्या लगाया था? तोप लगाया था। ये तोप लगाया था यहाँ पे लगाया था तोप। पहले बेटा क्या लगाया था? बाबर पहले चंद्राकार सेना लगाया था। इसके बाद इसने बेटा कौन सी नीति और या रूमी पद्धति से, कौन सी पद्धति से? रूमी पद्धति से क्या लगाए थे बेटे? पीछे तोप लगाया था भैया। कौन सी पद्धति से? रूमी पद्धति से। कौन सी पद्धति से बेटा? रूमी पद्धति से, ओस्मानी विधि से। ओस्मानी विधि से या बेटा कौन सी विधि से? रूमी पद्धति से, ओस्मानी विधि से। ओस्मानी विधि से, रूमी पद्धति या भैया ओस्मानी विधि से, या पीछे क्या लगाए थे बेटा? तोप लगाया था। अब ध्यान से समझना बेटा, जब यहाँ से सेना सीधी सीधी आक्रमण करती थी और इसकी सेना बेटा कैसी थी? चंद्राकार में। और एकदम से जैसी सेना पास आती थी तो ये सेना, ये वाली सेना है ना, दो भागों में बढ़ जाती थी। यहाँ से टुकड़ा होकर के सीधे ऐसे हो गई और सामने अब क्या आ गई? सामने क्या आ गई? तोपें। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए सेना और पीछे क्या लगी थी? सेना खड़ी थी तो तोपें दिखाई नहीं दे रही थी। और बेटा सेना समझ रही थी कि सेना अलग, ये डायरेक्ट सेना से युद्ध होगा। और जैसी सेना पास गई इब्राहिम लोदी की, तो इसकी सेना यहाँ से टूट करके और बेटा कैसे बढ़ गई? दो भागों में, ऐसी लंबी हो गई। और सामने कौन आ गई? तोपें। अब गलन दो तोपें। पहली बार भारत के घोड़ा जो है बेटा, जो भारत के घोड़ा है हाथी है, जो भारत के घोड़ा है हाथी ने इन्हें पहली बार बेटा दिखी थी का? तोपें। पहली बार इन्हें तोपें दिखी थी बेटा, गोला बारूद दिखी थी। घोड़न के इनके अभ्यास ही ना। तो घोड़ा के भैया जैसे ही तोपें घली और तोपन से आवाज हुई जोर से भैया, धा की आवाज आई तोपन से। जब तैसी तोपें घली, गोला बारूद घले और बहुत आवाज, तो घोड़ा में जो बैठे थे उन्हें गिरा के और घोड़ा का कर चले गए, भाग गए। किनके? इब्राहिम लोदी का। ऐसे घोड़न ने बेटा पहले जैसी सुनी ना थी, तोपन से कब लड़ाई भई ना थी। यहाँ आके घोड़न ने कब बेटा आवाजें सुनी ना थी तोपें, कैसे तोपन की कब लड़ाई भई ना थी। घोड़न की लड़ाई भई थी बैठ के बेटा। और जैसे ही तोपें घली, आवाज भाई तोपन की, गिरे तोपें घली, घोड़न के बीच में गिरे। घोड़न ने कही जो कहा लगे, तो पहली बार भारतीय घोड़न ने देखो। जैसे बेटा घोड़न के जैसे आपने देखो है ब्याह में नचाए वाले घोड़ा होते हैं, शादियों में नाचने वाले जो घोड़े होते हैं, तो उनको पहले एकदम से नहीं बारातन में ले जाता है। एकदम से बारात में नहीं लाया जाता। पहले उनको बेटा पहले ताशे होते, एक ताश वालों की नगरिया बजाने वालों, पहले घोड़ा के सामने जब घोड़ा को तैयार किया जाता है, नाच सिखाया जाता है, तो पहले उसके सामने ताशा बजाया जाता है, उसके सामने नगरिया बजाई जाती है। और नगरिया से जब वो बिल्कुल उसको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नगरिया से अब बिल्कुल डरना बंद कर देता है, इसके बाद घोड़े के सामने आ जाता है ढोल बजाया जाता है। जब ढोल की प्रैक्टिस हो जाती है घोड़ा को, फिर उसके सामने डीजे बजाया जाता है। डीजे कई दिन तक डीजे बजता है घोड़ा के सामने, ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं और बेटा ताशे बजाए जाते हैं, भांगड़ा बजाया जाता है। ठीक है। और अब तो घोड़ा के सामने बारूद और वो भी घाले जाते हैं, बारूद भी कि घोड़ा दन कहना, यो नहीं कि बैठो घोड़ा में वो राजा बैठे हो, मतलब जी की शादी दूल्हा बैठो ओ के पीछे जाके बगल में मेहताब घाल दे धा पता पर धा कर दो तो लेके मरघटी में पहुंच गो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा ये पे बहुत ज्यादा घोड़न के, भारत के घोड़न के अभ्यास ही ना, तो उनने कम गोला बारूद तोपे ओपे कम दिखी ना थी बेटा। उसको बंद कर दो। कितने बार बताएंगे? उसमें करंट ना आ जाए, बंद कर दो। उसमें पानी आ रहा, बंद करो पंखे को। आज उसके सही हो जाएगा। वहां से उनको बताया था कि ये दिक्कत है तो सही करवा देंगे वो, तो फिर चलाना। देखो बेटा, भारतीय घोड़ों ने कभी ये आवाज तोपों की सुनी नहीं थी, भाग गए सब डिस्टर्ब हो गए। और बाबर ने बेटा इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया। लेकिन बेटा पूरे दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं? 5। कौन कौन से बेटा? गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक बताई थी हमने। तो आज तक युद्ध के मैदान में कोई भी दिल्ली सल्तनत का बेटा शासक मारा नहीं गया था। केवल कौन मारा गया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को बेटा युद्ध के मैदान में ही क्या कर दिया था? मार दिया था, जान से मार दिया था।
तो बेटा ये ऐसा राजा था कि दिल्ली सल्तनत का ये एकमात्र ऐसा राजा था इब्राहिम लोदी जो बेटा युद्ध के मैदान में क्या हो गया था, ये ऐसा राजा था, यह एक ऐसा राजा था, यह एक ऐसा राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। यह एक ऐसा राजा था जो युद्ध के मैदान में क्या हो गया था, मारा गया था। आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया? ये बेटा बाबर का पानीपत की प्रथम लड़ाई आप लोगों को समझ में आई? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, आप लोगों को समझ में आ गया। बाबर ने अपने मन से नहीं आक्रमण किया था। बाबर को क्या हुआ था बेटा, बुलाया गया था। ये बेटा पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में? बाबर की सहायता किसने की थी? राणा सांगा, आलम खान लोधी, चाचा इब्राहिम लोधी का और दौलत खान ने, तीन लोगों ने आराम से चुपके से बुला लिया था। और इसको इब्राहिम लोधी को बेचारे को पता भी नहीं पड़ा था और इसको भैया क्या करवा दिया था, युद्ध के मैदान में ही मरवा दिया था। ये सोचते थे अब ये मर गया, अब हम इसका यहाँ का शासन करेंगे। और बाबर को तो अनुआच आना था, जगह चाहनी थी कि हमें थोड़ी को तो मिले। इन्हें कही जैसे ही भैया ये आया, राणा सांगा ने कहा कि भैया तुमने तो अब जीत लिया है, अब ऐसा करो कि तुम यहाँ का थोड़ी बहुत सोना चांदी लो, थोड़ी बहुत लो और तुम निकल लो। बाबर ने कहा हा, ऐसी बात तो भाई ना आती अपनी, ऐसी बात भाई थी क्या? जब तुमने हमें बुलाया था तो उस पत्र में लिखा था क्या कि तुम्हें आक्रमण करने के बाद तुम्हें लौटना पड़ेगा? सबूत दो हमें, कहाँ लिखा था ऐसा? तुमने ऐसा कहा था? राणा ने सका हमरे साथ खेला, राणा ने सका हमरे साथ खेला। तो राणा सांगा ने कहा कि आक्रमण, युद्ध के लिए बाबर तैयार हो जाओ। बाबर ने कहा, राणा सांगा ने बाबर से कहा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाबर ने कहा हाँ है तैयार, आ जा, हैं तैयार, आ जाओ। तो राणा सांगा ने बहुत सारे लोगों के, राणा सांगा, आलम खान लोधी, दौलत खान ने, मेदिनी राय ने और इसका एक भतीजा भी था, 6-7 लोगों ने मिलकर के, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक साथ इसकी, मेदिनी राय कहता है कि हमारे पास 50,000 सेना, राणा सांगा कहता है हमारे पास 1 लाख सेना, आलम खान लोधी कहता है हमारे पास इतनी सेना, दौलत खान लोधी कहता है मेरे पास इतनी सेना। सब अपनी सेना मिक्सअप करके और किससे लड़ गए? बाबर से। खानवा का युद्ध बाबर से बेटा लड़ गए, लेकिन बाबर ने भी इनको सबको क्या कर दिया? पूरी सेना को पराजित कर दिया। सेना को इसने कहा, सेना को मजबूत किया, सेना डरने लगी बाबर की सेना डरने लगी कि बेटा इतनी बिलात की सेना है, हम कैसे लड़ेंगे? बाबर ने जोश हवा दिया सेना को ऐसे जोश हवा दिया कि बेटा हम तुम्हारा एक कर था बेटा, एक कर था, वो क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। एक बेटा कर माफ कर देंगे तुम सेना से, और तुम बेटा धर्म के में बताओ, यदि तुम वापस लौट जाओगे तुम्हें क्या कहेंगे? तुम्हारी जो घर वाली है वो कहें भारत गौ तो लौट के आ गए, ऐसे ही तेंगे हो गए। सब दुनिया को बाबर ने भार रखे, सेना के मार जोश हवा दो। बाबर ने सेना कहा थी कि लड़ेंगे। जिसको जोश आ जाता है और जिसको खोने के लिए कुछ नहीं होता, बाबर के पास का खोने के लाने कछु नहीं, वैसी झुग्गी बना के रह तो, वैसे झुग्गी बना के रह तो के पास खोए के लाने का जुहातो ही ना, और पाए के लाने पूरा भारत डरो। तो सेना को जोश में भर करके बाबर ने कहा कि अब तो हम आक्रमण करेंगे। और सेना को भैया जब कोई अपने काय के लिए बेटा युद्ध करता है, जब भैया कोई भी राजा अपने अस्तित्व बचाने के लिए युद्ध करता है, काय के लिए बचाने के लिए? अस्तित्व बचाने के लिए जब कोई भी राजा युद्ध करता, कोई भी इंसान, जब तुम पढ़ने लगोगे ना तो अभी तुम्हें कुछ होश नहीं है पढ़ने का। पढ़ लिया, पानी बरस रहा हुआ है, अब आज कोचिंग गए, अब एक दुनिया के साथ छूट गया, एक दिन की क्लास छूट गई था और यही साथ परीक्षा में आ गई था, कोई होश नहीं है, चलो हो जाए। कैसे बेटा जब तक तुम टीचर से नहीं पढ़ते हो, ये बात आप लोग गांठ बांध लो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, ध्यान समझिए बात, गांठ बांध लो। जब तक तुम किताबों से पढ़ोगे तुम्हें तैयार नहीं हो पाएगा, जब तक तुम टीचर से नहीं पढ़ोगे। और टीचर कैसे? टीचर से जो तुम्हें याद कराए। ऐसे तो पढ़ा के जाए 100 चले जाए, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, 100 ढैया आके चले जाए, पढ़ा के चले जाए, तुम्हें कछु न झापे। लेकिन टीचर कौन टीचर होता है? वो टीचर की तुम्हें घर में जाकर फिर ज्यादा मेहनत ना करने पड़े। जो हम पढ़ा देते हैं आपको घर में जाके याद ना करना पड़ता होगा।
मुश्किल से 10 मिनट टाइम जे को दे देते हो ना हमारी पढ़ाई पे, वो पूरा याद हो जाता हो, यानी कि रटत ना हो। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 1526 1526 1526 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। 2 मिनट को ब्रेक के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1520 1525 1526 1526 1526, ऐसा करने पड़त का कब ना करने पड़ा तो है। तो ये बेटा पानीपत का भैया प्रथम युद्ध हुआ था इस तरीके से। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ये बात आप लोगों को बेटा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए, आइए। तो बेटा इसको आप लोगों को नोट करना है इसको, ठीक है। YouTube वाले आज बेटा ये क्लास डाली गई थी इसलिए कि जो पानी बरसने का आ नहीं पाए तो उनको ये क्लास मिल जाए, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, किस तरीके से हुआ है ये बताना बहुत जरूरी था, इसलिए आज हमने ऑनलाइन आपको ये वीडियो डाल दी है, ठीक है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत। अब भैया इसको नोट करना है।